देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी हमें पता होता है, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस चल रहा है। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूल जैसे बेंजीन का। बेंजीन का मॉलिक्यूल हमें पता होता है, बेंजीन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये हमें पता है कि ये एक कैनोनिकल फॉर्म है, ये कैनोनिकल फॉर्म है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा कैनोनिकल फॉर्म कैसे हो सकता है? मान लेते हैं ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो दूसरा कैनोनिकल फॉर्म बेंजीन का इस तरह से बन जाएगा। देखिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे था पहले, अब पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, दो डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे चला गया। तो ये सब जो भी स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं रेजोनेंस की मदद से, ये सब एरो को मूव करते हैं, वो कभी भी हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, वो सब बनाते हैं कैनोनिकल फॉर्म। ये कैनोनिकल फॉर्म 1, ये कैनोनिकल फॉर्म 2। तो ये कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, माने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है ही नहीं, माने बेंजीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बेंजीन जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर से। और एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है कुछ इस तरह का, जिसमें बेंजीन को हमें पता होता है बेंजीन में 50% इधर भी ओवरलैप होता है, तो 50% प्रोबेबिलिटी उधर भी होता है। इसलिए पूरा प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कि 6 कार्बन पे बेंजीन का जो भी 6 ठो कार्बन है, पूरा 6 कार्बन एटम्स पे पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे 6 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बेंजीन के सब कार्बन एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर, माने बेंजीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि इस फॉर्म में, ना कि इस फॉर्म में। अब रेजोनेंस एनर्जी होता है रियल स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिए, रियल स्ट्रक्चर चूंकि सबसे ज़्यादा एक्चुअल में यही एग्जिस्ट करता है, तो चूंकि ये एग्जिस्ट करता है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एग्जिस्ट तभी करता होगा जब इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, और ये तभी एग्जिस्ट नहीं करता होगा क्योंकि इन लोगों का स्टेबिलिटी कम होगा। तो चूंकि ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर है, अब रियल स्ट्रक्चर है तो इनका एनर्जी बहुत, इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। और स्टेबिलिटी माने ये रियल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, और किसी भी स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो उसका एनर्जी कम, क्योंकि मॉलिक्यूल में जब भी एनर्जी आ जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो चूंकि इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी बहुत कम होगा। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि रियल स्ट्रक्चर का एनर्जी बहुत कम होता है। अब हम लोग मान लेते हैं एनर्जी का एक्सिस बना लेते हैं, तो रियल स्ट्रक्चर को हम इस लेवल पे रख दिए, ये लेवल हो गया रियल स्ट्रक्चर का, मैंने यहाँ पे बेंजीन का रिंग का इस तरह से ये रियल स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर यदि हम कैनोनिकल फॉर्म्स को अगर इसमें पुट करेंगे तो कैनोनिकल फॉर्म्स इसके नीचे कभी नहीं आएगा, आएगा ऊपर में। ऊपर में आने का रीज़न ये है क्योंकि ये हमारा एक्सिस एनर्जी का एक्सिस है, और कैनोनिकल फॉर्म्स का एनर्जी रियल स्ट्रक्चर की एनर्जी से ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म्स रियल स्ट्रक्चर से थोड़ा अनस्टेबल होते हैं। क्योंकि ये लोग अनस्टेबल होते हैं इसीलिए ये लोग कैनोनिकल फॉर्म से, कैनोनिकल फॉर्म माने एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो अनस्टेबल होंगे, और अनस्टेबल होंगे तो इन लोगों का एनर्जी ऊपर होगा। इसलिए रेजोनेंस का एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं, तो कैनोनिकल फॉर्म्स का जो एक्सिस होगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो मान लेते हैं इनमें से किसी भी एक कैनोनिकल फॉर्म को ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म 1 को ड्रॉ कर देते हैं, CF1। तो कैनोनिकल फॉर्म 1 कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए, अब रेजोनेंस एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। पहले तो हमें ये पता लगा ये एनर्जी का एक्सिस है, यहाँ इसमें रियल स्ट्रक्चर की एनर्जी नीचे, कि इसका एनर्जी कम माने ये ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल, और इसका एनर्जी ऊपर माने ये स्टेबल कम। तो कोई भी जो भी स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी कम होगा, और कोई भी स्ट्रक्चर जितना कम स्टेबल उसका एनर्जी ज़्यादा। तो चूंकि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम, इसका स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज़्यादा। रेजोनेंस एनर्जी होता है ये कैनोनिकल फॉर्म का एनर्जी और रियल स्ट्रक्चर का एनर्जी, इन दोनों के एनर्जी का जो गैप होता है इसी को बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी माने डेल्टा एच ऑफ रियल स्ट्रक्चर माइनस डेल्टा एच ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। तो रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया जाता है डेल्टा एच ऑफ रियल स्ट्रक्चर माइनस डेल्टा एच ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। माने रियल स्ट्रक्चर का एनर्जी को जब कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी के साथ हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाता है रेजोनेंस एनर्जी। मैंने मान लीजिए ये एनर्जी का एक्सिस यहाँ पे है रियल स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन का रिंग ये, और ये हो गया हमारा कैनोनिकल फॉर्म। तो ये कैनोनिकल फॉर्म का एनर्जी और ये बेंजीन रिंग का रियल स्ट्रक्चर का एनर्जी, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा इसको बोल देंगे हम लोग रेजोनेंस एनर्जी। क्योंकि ये एक्सिस भी एनर्जी का एक्सिस है, तो एनर्जी का एक्सिस का ये कुछ पॉइंट होगा, इस पॉइंट को E1 मान लेते हैं,
और ये पॉइंट E2 हो जाएगा, क्योंकि ये कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी है तो इसको E2 मान लेते हैं। तब रेजोनेंस एनर्जी हमारा हो जाएगा E2 माइनस E1। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं। अब रेजोनेंस एनर्जी का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो उस फॉर्मूला में दिया जाता है डेल्टा एच ऑफ रियल स्ट्रक्चर माइनस डेल्टा एच ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। इसको बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे डेल्टा एच समझिए क्या होता है, जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट रिलीज होगा। तो इसी हीट का एब्जॉर्प्शन या फिर रिलीज को ही हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हुआ, जनरली हम लोग क्वेश्चन में जब रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तब हमें डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन पे काम करना होता है। अब हाइड्रोजनेशन मैंने समझिए क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास पाई बॉन्ड है दो। अब ये मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। अब अगर यदि हम लोग इसको हाइड्रोजनेट कर देंगे, हाइड्रोजनेट करने का मीनिंग सीधा है कि हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन के एडिशन को हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को जब भी हम लोग अटैक करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, जब उसको रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन सिर्फ पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। पाई बॉन्ड कहाँ पे होता है, सिंगल बॉन्ड में कभी पाई बॉन्ड नहीं होता है, पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, और हाइड्रोजन अटैक करेगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। माने जब भी हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजनेशन माने हाइड्रोजन अटैक करेगा, और हाइड्रोजन जब ही अटैक करेगा तो सीधा हमें पाई बॉन्ड को हटा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, दूसरा पाई बॉन्ड था, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में क्या बना, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसको हटा दिए, ये भी पाई बॉन्ड है उसको भी हटा दिए। तो प्रोडक्ट इस तरह से बनता है, क्योंकि रीज़न ये है कि हाइड्रोजनेशन में मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन अटैक करेगा डबल बॉन्ड के पास। अब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के पास अगर अटैक किया तो देखिए हाइड्रोजन अटैक करेगा, मैंने एक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के एटम, तो एक तो हाइड्रोजन का एटम इसके पास आ जाएगा और एक तो हाइड्रोजन का एटम इसके पास आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन का एटम इसके पास आया और एक हाइड्रोजन का एटम इसके पास आया, तो ये हाइड्रोजन जब ही इसके पास आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हट जाएगा। एक बॉन्ड क्यों हटेगा, इसका रीज़न ये है कि जब हमारे पास CH2 डबल बॉन्डेड CH2 इस तरह से था और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ये होगा कि हमारे पास 2 बॉन्ड में से, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। और हमें पता है जब भी किसी बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो वह बॉन्ड टूट जाता है और एक तो इलेक्ट्रॉन एक का एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आ जाते हैं। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास आ जाएगा और एक तो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाता है। तो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, एक पाई बॉन्ड टूट गया, एक पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब हाइड्रोजन आ रहा है अटैक करने के लिए, तो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल इस तरह से है, H2 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो फिर से बॉन्ड को तोड़ देंगे और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, क्योंकि जब भी कभी भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो बॉन्ड को तोड़ देना है और डिफरेंट एटम के पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाल देना है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो CH2 का जो इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो CH2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, देखिए हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन गया है CH2 के साथ, इस CH2 के साथ भी हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन गया है। मैंने CH2 और एक हाइड्रोजन, मैंने हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 और CH3। हमारा रिएक्टेंट क्या था, ये था हमारा रिएक्टेंट CH2 डबल बॉन्डेड CH2। अब हम लोग शॉर्टकट में इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए शॉर्टकट करने का यही तरीका है कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हटा दीजिए। देखिए पहले डबल बॉन्ड था, अभी सिंगल बॉन्ड बन गया है। डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, एक एटम के पास हाइड्रोजन डाल दीजिए और एक एटम के पास हाइड्रोजन डाल दीजिए। तो इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा, इसके पास भी हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये भी CH3 हो जाएगा। ये होता है शॉर्टकट करने का, मैंने हाइड्रोजन को डाल देना है और एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हटा देना है। जैसे इस मॉलिक्यूल का अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या करना है, हमें इस डबल बॉन्ड को हटा देना है, इस डबल बॉन्ड को हटा देना है। अब बात ध्यान दीजिए, अगर यदि यहाँ पे जितना मोल हाइड्रोजन लेंगे उतना मोल डबल बॉन्ड हटेगा। माने क्वेश्चन में अगर 1 मोल हाइड्रोजन दिया गया है
तब एक ही डबल बॉन्ड को हटाया जाएगा। 2 मोल हाइड्रोजन दिया है तो 2 मोल हाइड्रोजन 2 ठो डबल बॉन्ड हटेगा। 3 मोल हाइड्रोजन दिया है तो 3 ठो डबल बॉन्ड हटेगा। क्योंकि मान लीजिए इस क्वेश्चन में 2 मोल हाइड्रोजन दिया है तो 2 मोल हाइड्रोजन दिया है तो 2 ठो डबल बॉन्ड को हटा देना है। तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से शॉर्टकट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। मैंने हमें ये पता लगा कि हाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट बनाने का शॉर्टकट ये है, डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, बाकी जो मॉलिक्यूल बना है वही हमारा प्रोडक्ट है। तो ये डबल बॉन्ड को हटा दिए, इस डबल बॉन्ड को हटा दिए, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब जब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन का एडिशन होने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होता है। मान लीजिए इस मॉलिक्यूल ये था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किए तो ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट तो ये बनता है, लेकिन ये प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हो जाता है। तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है, कितना भी हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड है कि किस मॉलिक्यूल का डिरेक्शन हाइड्रोजनेशन हुआ है। जैसा मॉलिक्यूल होगा वैसा एनर्जी रिलीज होगा। मेन पॉइंट ये है कि जब भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजनेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन कुछ भी नहीं है, वो है जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजनेशन हो तो हाइड्रोजनेशन होने के बाद जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसी को डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो हमारा रेजोनेंस एनर्जी का और एक फॉर्मूला आ सकता है, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर माइनस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हाइड्रोजनेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस मॉलिक्यूल का भी हाइड्रोजनेशन कराया जा सकता है और इस मॉलिक्यूल का भी हाइड्रोजनेशन कराया जा सकता है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में कॉमन ये है कि इस मॉलिक्यूल में भी एक ही पाई बॉन्ड है जो कि रिड्यूस होगा, क्योंकि हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। हाइड्रोजन को कहाँ पे ऐड करेंगे? जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पे ऐड करेंगे। बाकी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड कितना सो है, इतना है कि कितना है, उससे कोई भी मतलब नहीं है, मतलब बस डबल बॉन्ड से है। चूँकि इस मॉलिक्यूल में एक ही तो डबल बॉन्ड है और ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये इस मॉलिक्यूल छोटा सा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है। तो चूंकि यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ठो डबल बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है छोटा सा मॉलिक्यूल में, और ये बड़ा सा मॉलिक्यूल में भी एक ठो डबल बॉन्ड है। तो इसका जितना भी हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, इसका भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लगभग बराबर होगा। यहाँ से समझने वाला बात ये है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के समय हम सिर्फ डबल बॉन्ड को चेक करते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल को नहीं देखना होता है, हमें सिर्फ डबल बॉन्ड को देखना होता है। जैसे इस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड, ये वाला मॉलिक्यूल देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजनेशन होगा तो हाइड्रोजन बस यहीं पे अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड को हटा देगा। इस मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन यहीं पे अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड को हटा देगा। तो केस दोनों चीज़ में मैकेनिज्म एक ही है, एक ही डबल बॉन्ड को हटाया जा रहा है, एक ही डबल बॉन्ड को हटाया जा रहा है। क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड को हटाया जा रहा है, इसलिए दोनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लगभग बराबर होगा। अगर यदि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड को हटाया जा रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड को हटाया जा रहा होता, तब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफरेंट हो जाता। लेकिन एक मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड, दूसरे मॉलिक्यूल में भी एक ही डबल बॉन्ड, तब दोनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक ठो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में देखिए हमारे पास 2 ठो बेंजीन का रिंग दे दिया है और 2 ठो बेंजीन का रिंग में से ये सब सिंगल बॉन्ड वाला बेंजीन का रिंग है, सब सिंगल बॉन्ड वाला बेंजीन का रिंग है। इसमें से ये बोल दिया गया है ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, और इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल दिया गया है 2 अल्फा। इस मॉलिक्यूल का डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन क्वेश्चन में बोल दिया गया है 2 अल्फा। ये मॉलिक्यूल दिया है, इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 अल्फा बोल दिया है। इसका मीनिंग क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना भी हो, उसका मीनिंग ये है जब इस मॉलिक्यूल को पूरी रिड्यूस किया जाएगा। इस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने का माने क्या है? इस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने का माने है या फिर इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजनेट करने का मीनिंग है। क्वेश्चन में ये है जब इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजनेट किया गया तब हमारा जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो हो रहा है 2 अल्फा, और हाइड्रोजनेट करने पे जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 2 अल्फा। अब इस मॉलिक्यूल को 2 अल्फा एनर्जी रिलीज हो रहा है हाइड्रोजनेशन के कारण से। इसका मीनिंग ये है कि इस मॉलिक्यूल में जो 2 ठो बॉन्ड है, सिर्फ 2 बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के कारण एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो है 2 अल्फा। यहाँ पे हमें पता होता है कि जब भी हम लोग हाइड्रोजनेशन के बारे में काम करते हैं तो हम लोग सिर्फ डबल बॉन्ड पे फोकस करते हैं। चूँकि इस मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 अल्फा दिया है, तो ये जो एनर्जी दिया है 2 अल्फा, ये एनर्जी सिर्फ
दो बॉन्ड को रिड्यूस करने का एनर्जी है। माने दो बॉन्ड को जब हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो दो बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने पे जो एनर्जी निकलेगा वो है 2 अल्फा। तो ये 2 अल्फा दो बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने का एनर्जी बता रहा है। माने दो बॉन्ड को जब इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजनेट कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड को हटा देंगे, ये डबल बॉन्ड को हटा देंगे। अब दोनों डबल बॉन्ड को हटा दिए तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो दो डबल बॉन्ड को हटाने के बाद जो एनर्जी निकला है उस वो बोला है 2 अल्फा। माने दो बॉन्ड को हटा देंगे तो एनर्जी निकलेगा 2 अल्फा। माने दो ठो डबल बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे दिया है 2 अल्फा। क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल में अगर यदि मान लीजिए यही मॉलिक्यूल रहता, सेम क्वेश्चन होता और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग और जोड़ दिया जाता, फिर भी कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम लोग कोई भी डबल बॉन्ड को नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर यदि मॉलिक्यूल ये भी रहता तब भी हम लोग बोलते हैं कि दो ठो डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए जो एनर्जी निकलेगा वो होगा 2 अल्फा। क्योंकि हमें हाइड्रोजनेशन वाला काम सिर्फ डबल बॉन्ड से होता है, कभी भी सिंगल बॉन्ड से नहीं होता है। तो चूंकि ये मॉलिक्यूल में भी दो ठो डबल बॉन्ड है और इसको हटा देंगे तभी भी दो ठो बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड कांस्टेंट है, डबल बॉन्ड चेंज नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा जो मीनिंग है इसका वो चेंज नहीं होगा। मीनिंग इसका यही है कि दो ठो डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने का एनर्जी रिलीज होगा 2 अल्फा। तो दो ठो डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने का एनर्जी रिलीज होगा 2 अल्फा। तो एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेट करने का एनर्जी हो जाएगा 2 अल्फा बट्टा 2, तो ये हो जाएगा अल्फा। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है कि इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 अल्फा है और नैप्थलीन इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बीटा। अब हमें निकालना है इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 अल्फा, इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बीटा। क्वेश्चन में निकालना है कि नैप्थलीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा। माने क्वेश्चन में हमें निकालना है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नैप्थलीन। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नैप्थलीन माने डेल्टा एच, नैप्थलीन का रियल स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन, रियल स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन माइनस डेल्टा एच कैनोनिकल फॉर्म। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिया है क्या है, देखिए यही नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन का ये स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म होता है। जिस प्रकार ये स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म होता है और ये स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है, ये कैनोनिकल फॉर्म है बेंजीन का, यही बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार ये नैप्थलीन का कैनोनिकल फॉर्म है, ये नैप्थलीन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था ये नैप्थलीन, ये है क्वेश्चन में है इसका रेजोनेंस एनर्जी 2 अल्फा और इसका डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 अल्फा, इसका डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन बीटा। तब हमें निकालना है नैप्थलीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा। तब नैप्थलीन का रेजोनेंस एनर्जी निकालना है माने डेल्टा एच रियल स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन माइनस डेल्टा एच कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नैप्थलीन, यही हो जाएगा फॉर्मूला। डेल्टा एच ऑफ रियल स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन, जैसे हम लोग करते थे यहाँ पे डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन किसका, रियल स्ट्रक्चर का, तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन माइनस डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नैप्थलीन। तो ये है नैप्थलीन का रियल स्ट्रक्चर, इसका डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बीटा दे दिया है, तो इसका कैनोनिकल फॉर्म कैसा होगा। तो नैप्थलीन का कैनोनिकल फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये एक रिंग और दो रिंग, अब इसमें हम लोग ये पाई बॉन्ड्स को जोड़ देंगे। तो ये है नैप्थलीन का कैनोनिकल फॉर्म। तो ये हमें आना चाहिए कि ये है नैप्थलीन का रियल स्ट्रक्चर, तो कैनोनिकल फॉर्म इस तरह से होगा। अब रियल स्ट्रक्चर का तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे दिया है, जो कि है बीटा। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ रियल स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन है, तो नैप्थलीन का रियल स्ट्रक्चर का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बीटा, और ये क्वेश्चन में हमें पहले से ही दिया है। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल है कैनोनिकल फॉर्म नैप्थलीन का, अब देखिए हमें डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रियल स्ट्रक्चर मिल गया है जिसका वैल्यू है बीटा, तो माइनस कर देंगे बीटा को डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नैप्थलीन। माने अब हमें नैप्थलीन का कैनोनिकल फॉर्म का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्वेश्चन में दे दिया है बीटा, ये है रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्वेश्चन में दे दिया है। अब हमें निकालना है कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म है ये। अब इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होगा, अब समझिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है, माने इसको जब जितना डबल बॉन्ड है सब डबल बॉन्ड को जब हम लोग हाइड्रोजनेट कर देंगे तब कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसी को बोलेंगे इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसका सब डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले इस सब डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करेंगे तब पता लगेगा।
तो उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजनेशन में सिर्फ डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करते हैं, तो इसमें पहले हमें ये पता लगाना है कि कितना सारा डबल बॉन्ड है, क्योंकि जितना डबल बॉन्ड होगा उस सब डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले पता करेंगे इस नैप्थेलिन के कैनोनिकल फॉर्म में कितना सारा डबल बॉन्ड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 डबल बॉन्ड है, माने 5 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करना पड़ेगा। तो 5 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए कितना एनर्जी, 5 डबल बॉन्ड को जब 5 डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा तब कितना एनर्जी रिलीज होगा, वो हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और यही है कैनोनिकल फॉर्म जो हमें निकालना है। तो हमें निकालना है कि 5 डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन में कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो 5 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करेंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए एनर्जी रिलीज होता है 2 अल्फा, 1 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए एनर्जी रिलीज होता है अल्फा। तो 1 डबल बॉन्ड का एनर्जी रिलीज, 1 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए जब एनर्जी रिलीज होगा अल्फा, तो 5 डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेट करने के लिए एनर्जी रिलीज होगा 5 अल्फा। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें निकल के आ गया है 5 अल्फा। क्या हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि मॉलिक्यूल में दिया था इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 2 अल्फा, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 अल्फा, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए होता है। तो इस मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड था, तो 2 डबल बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 अल्फा, तो 1 डबल बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्फा। अब हमें नैप्थेलिन का रेजोनेंस एनर्जी निकालना है। तो रेजोनेंस एनर्जी होता है रियल एनर्जी का डेल्टा एच माइनस कैनोनिकल फॉर्म का डेल्टा एच। तो ये इसका वैल्यू क्वेश्चन में बीटा दे दिया है, और यही है रियल स्ट्रक्चर। तो रियल स्ट्रक्चर का डेल्टा एच पहले से ही पता है क्वेश्चन में, तो रियल स्ट्रक्चर का माइनस कैनोनिकल फॉर्म का। कैनोनिकल फॉर्म का कैसे निकालेंगे, कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ कर लिया। अब इसमें देखिए 5 डबल बॉन्ड है, तो 1 डबल बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्फा, तो 5 डबल बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 5 अल्फा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बीटा माइनस 5 अल्फा। तो हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ध्यान दीजिएगा होता है रियल एनर्जी का डेल्टा एच माइनस रियल स्ट्रक्चर का डेल्टा एच माइनस कैनोनिकल फॉर्म का डेल्टा एच। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है, इसको हम लोग डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये देखा जाता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन में, इसको CPM भी बोल सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये है हमारे 3 मेंबर का साइक्लिक रिंग। हम लोग जानते हैं कि 3 मेंबर का साइक्लिक रिंग में यहाँ पे एक तो CH2+ को जोड़ दिया गया है। अब हमें पता होता है ये जो सब बॉन्ड है, जो भीतर वाला बॉन्ड उसको हम लोग एंडोसाइक्लिक बॉन्ड बोलते हैं, और बाहर में हाइड्रोजन का बॉन्ड उसको एक्सोसाइक्लिक। जो भी बॉन्ड कार्बन का भीतर वाले रिंग को बना रहा है इसको बोल देंगे एंडोसाइक्लिक, और जो बाहर वाले रिंग को बनाएंगे उसको बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक। अब देखिए होता क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। किसी भी एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन चूंकि ये ट्रायंगल के फॉर्म में है तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। समझिए होना चाहिए था बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, माने कुछ बॉन्ड एंगल इसका होना चाहिए था कुछ इस तरह से 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एक्चुअल में इसको 60 डिग्री कर दिया गया। माने हमको ये पता चल पा रहा है कि बॉन्ड एंगल कुछ बड़ा होना चाहिए था, इतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होना चाहिए था जो कि 198 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसको खींच के कॉन्ट्रैक्ट करके बॉन्ड को छोटा करके 60 डिग्री कर दिया गया है। तो अगर कोई बॉन्ड बहुत बड़ा होना चाहता है, माने एक्चुअल में ऐसा बॉन्ड हो और उसको छोटा करके उसको स्ट्रेच करके या फिर कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा कर दिया गया है, तो माने उसमें एंगल स्ट्रेन क्रिएट होगा। अब चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, तो इस स्ट्रेन की क्रिएशन के कारण से होता क्या है, देखिए ये वाला बॉन्ड बहुत छोटा हो गया, क्योंकि होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन है 60 डिग्री। होना चाहिए था बड़ा सा, मैंने होना चाहिए था कुछ इतना बड़ा एंगल होना चाहिए था, लेकिन अब है सिर्फ इतना ही एंगल है। देखिए पहले होना चाहिए था इतना बड़ा एंगल, लेकिन अब है सिर्फ इतना एंगल। तो इतना बड़ा से जब इतना एंगल किए हैं, मैंने एंगल को छोटा कर दिए हैं, मैंने बॉन्ड एंगल घट गया है। अब बॉन्ड एंगल अगर यदि घट जाता है तो हमें पता होता है बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के। अब बॉन्ड एंगल घट गया, मैंने बॉन्ड एंगल घट गया, मैंने एस कैरेक्टर घट गया, लेकिन एस कैरेक्टर घट जाएगा तो पी कैरेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने जिस किसी भी जगह पे एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर घट जाता है, और पी कैरेक्टर घटेगा तो एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल घट गया है, होना चाहिए था इतना बॉन्ड एंगल, देखिए इतना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, ये वाला बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसके होने के कारण से सिर्फ इतना बॉन्ड एंगल हो रहा है। मैंने बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ पे आ गया, बॉन्ड एंगल घट गया। बॉन्ड एंगल अगर यदि घट गया तो एस कैरेक्टर भी घट जाएगा, और एस कैरेक्टर घट जाएगा तो पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। माने इस बॉन्ड का पी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि इसका पी कैरेक्टर जो है, माने पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका पी कैरेक्टर बहुत बढ़ गया है। तो इसका पी कैरेक्टर बहुत बढ़ गया है,
तो इसका पी कैरेक्टर बढ़ गया। और ये CH2+, ये कार्बोकैटायन हमें पता होता है कि CH2+ कार्बोकैटायन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल इस तरह से होगा। और यहाँ का जो बॉन्ड था उसका पी कैरेक्टर बहुत बढ़ गया है, तो इस बॉन्ड का पी कैरेक्टर बहुत बढ़ जाने के कारण से ये ऊपर वाला ऑर्बिटल और ये नीचे वाला ऑर्बिटल में बहुत बढ़िया ओवरलैप हो जाता है, जिसके ओवरलैप के कारण से रेजोनेंस होता है। और इसी रेजोनेंस को सिग्मा रेजोनेंस बोलते हैं। सिग्मा रेजोनेंस क्यों? क्योंकि इस रेजोनेंस में कोई डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस रेजोनेंस में ये कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड था, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इस रेजोनेंस को सिग्मा रेजोनेंस बोलते हैं। तब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? मान लीजिए ये था हमारा एक्चुअल का कार्बोकैटायन, CH2+ कार्बोकैटायन, ये था CH2+ साइक्लोपेंटेन मिथाइल कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था, इस वैकेंट ऑर्बिटल का इसके साथ रेजोनेंस हुआ, तो इसके साथ रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड उठ के, ये डबल बॉन्ड नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिग्मा रेजोनेंस, तो ये सिंगल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये सिंगल बॉन्ड उठ के CH2 के साथ आ गए तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड बन गया है। ये ट्रायंगल इस तरह से था, तो ट्रायंगल इस तरह से, और यहाँ पे जो बॉन्ड जो था पहले, वो बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो गया, देखिए पहले यहाँ पे ये वाला बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड हट के, अब ये बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ पे चला आया है। तो बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ पे चला आया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से बॉन्ड हट गया, यहाँ पे प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज हट गया है, लेकिन यहाँ से बॉन्ड लॉस हुआ है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से रेजोनेंस करता है। तो कभी इस पाई ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो कभी इस पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर रहा है। और रेजोनेंस क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका पी कैरेक्टर बहुत बढ़ गया है। पी कैरेक्टर बनने के कारण से क्या होता है, चूंकि इस तरह का हमारे पास कार्बोकैटायन है, तो इस तरह का कार्बोकैटायन में होता क्या है, चूंकि ये सब बॉन्ड एंगल बहुत घट गया है, तो बॉन्ड एंगल बहुत घट जाने के कारण से इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सब सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि ये सब बॉन्ड एंगल बहुत घट गया है, मैंने सबको पास ले आया गया है, पास ले आना मैंने बॉन्ड एंगल घटा देना, बॉन्ड एंगल घट गया है, सब पास आ गया है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बहुत हो जाते हैं। मैंने ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बहुत रिपल्सन करेगा, ये भी इसके साथ बहुत रिपल्सन करेगा, ये इसके साथ बहुत रिपल्सन करेगा। रिपल्सन के कारण से क्या होता है, ये अपना ट्रायंगुलर शेप को लॉस करता है। ट्रायंगुलर शेप के कारण से ये कुछ इस तरह का शेप बन जाता है। देखिए इस तरह का शेप, ये ट्रायंगल था, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ये इलेक्ट्रॉन से, अब लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था CH2+, तो देखिए ये शेप से ये शेप में कन्वर्ट हो गया। इस शेप में कन्वर्ट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड बहुत पास आने के कारण से यहाँ पे रिपल्सन बढ़ गया है। अब रिपल्सन बढ़ जाएगा तो ये दोनों एंगल स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा 60 डिग्री है, लेकिन 60 डिग्री से थोड़ा स्ट्रेच हो जाते हैं, ये लोग स्ट्रेच होकर कुछ इस तरह से डिफॉर्म शेप हो जाते हैं। और इसी शेप डिफॉर्मेशन के कारण से इसका पी ऑर्बिटल और यहाँ का ऑर्बिटल में ओवरलैप हो जाता है। तो जब इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन जब इधर के साथ ओवरलैप होगा तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, CH2 इस तरह से, लेकिन अब बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। तो इसके दो तरह के कैनोनिकल फॉर्म बनते हैं, ये कैनोनिकल फॉर्म 1 और ये कैनोनिकल फॉर्म 2। कैनोनिकल फॉर्म कैसे बना, पहले यहाँ पे एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूट के यहाँ से यहाँ पे आ गया है, तो ये बॉन्ड जब भी यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बनने के कारण से प्लस चार्ज घट गया, यहाँ पे बॉन्ड लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे था, ये बॉन्ड हट के यहाँ पे बन गया है। तो इस तरह का कैनोनिकल फॉर्म बनता है। और इसी तरह के रेजोनेंस के कारण से, चूँकि इसका कैनोनिकल फॉर्म बहुत ज़्यादा, इस रेजोनेंस के कारण से इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण से इसका रेजोनेंस बहुत फास्ट होता है। मैंने कभी इस तरह का, कभी इस फॉर्म में रहेगा वो, तो कभी इस फॉर्म में रहेगा, चूँकि ये दोनों फॉर्म में बहुत ज़्यादा, कभी इधर फॉर्म तो कभी इधर फॉर्म, कभी इस फॉर्म तो कभी इस फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने के कारण से इसको हम लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। माने कभी इस फॉर्म में है तो कभी इस फॉर्म में, तो ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्म में डांस कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए इसको डांसिंग रेजोनेंस या सिग्मा रेजोनेंस बोला जाता है। और इस रेजोनेंस के कारण से इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये कार्बोकैटायन, अब हमें इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सब सेम क्वेश्चन है, सब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है। डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में बस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन की एक रिंग है, यहाँ पे 2 रिंग है, पहला रिंग दूसरा रिंग। इस क्वेश्चन में 3 रिंग है, पहला रिंग दूसरा रिंग तीसरा रिंग।
तो जिसमें 3 ठो रिंग उसमें ज़्यादा 3 ठो रेजोनेंस, क्योंकि ये प्लस चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इस रिंग के साथ, इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस, इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस, तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज सिर्फ इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, ये प्लस चार्ज सिर्फ इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। तो ये प्लस चार्ज सिर्फ एक रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, इधर से और इधर से, सिर्फ एक रिंग के साथ। लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज 2 रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, दोनों साइड से। यहाँ पे तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो जिस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इस कंपाउंड में, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। और ध्यान रखिएगा, इसके कारण से इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन का रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन में ये कार्बोकेटायन दिख जाए तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कर देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस होता है, और वही सिग्मा रेजोनेंस डांसिंग रेजोनेंस के कारण से इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें कुछ क्वेश्चन में रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करना है, मैंने किस रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर निकालना है, मैंने कहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है, ये बताना है। तो समझिए, इन दोनों मॉलिक्यूल में देखते ही हमें पता लग रहा है, यहाँ इधर माइनस सिग्मा पाई का रेजोनेंस, तो एक बार इधर से रेजोनेंस, इधर माइनस सिग्मा पाई का रेजोनेंस, इधर से रेजोनेंस, यहाँ पर भी माइनस सिग्मा पाई का रेजोनेंस। तो इन दोनों में किसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा? रेजोनेंस एनर्जी उसी का ज़्यादा होगा जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। क्यों ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस साइड से भी रेजोनेंस हो रहा है, माइनस सिग्मा पाई, माइनस इधर आ जाएगा, पाई वन इधर आ जाएगा, और एक इस साइड से भी रेजोनेंस हो रहा है, माइनस इधर आ जाएगा, पाई वन इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड से रेजोनेंस, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही साइड से रेजोनेंस, माइनस इधर, पाई वन इधर। तो चूंकि इस मॉलिक्यूल में एक ही साइड से रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में दोनों साइड से रेजोनेंस, तो दोनों साइड से रेजोनेंस बने ज़्यादा रेजोनेंस, और ज़्यादा रेजोनेंस बने स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन दे दिया है, इसमें हमें बताना है किसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। देखिए, एक है एसिड RC डबल बॉन्डेड OH, एक है RC डबल बॉन्डेड OO माइनस, O के पास माइनस चार्ज है। तो समझिए, रेजोनेंस एनर्जी वहीं पे ज़्यादा होगा जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा। यहाँ पे किसके कारण से रेजोनेंस हो रहा है? यहाँ पे माइनस चार्ज सिग्मा पाई, माइनस इधर आएगा, पाई वन इधर जाएगा। तो यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई के कारण से रेजोनेंस, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आएगा, पाई बॉन्ड इधर टूट के जाएगा। हम लोग जानते हैं जब भी रेजोनेंस कराते हैं तो पाई बॉन्ड ऑलवेज ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ भेजना है और लोन पेयर को उसकी तरफ, लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड में लोन पेयर का एनर्जी ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा एनर्जी माइनस चार्ज का, उसके बाद लोन पेयर का, उसके बाद पाई बॉन्ड का। क्योंकि लोन पेयर का एनर्जी ज़्यादा है पाई बॉन्ड से, इसलिए लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल किया, लोन पेयर यहाँ पे आ गया, पाई बॉन्ड इधर चला गया। तो इसमें हो रहा है माइनस सिग्मा पाई का रेजोनेंस, इस कंपाउंड में माइनस सिग्मा पाई, लेकिन इस कंपाउंड में लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस। तो माइनस सिग्मा पाई रेजोनेंस और लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस में माइनस सिग्मा पाई रेजोनेंस ज़्यादा होता है। तो चूंकि माइनस सिग्मा पाई रेजोनेंस ज़्यादा होता है, तो माइनस सिग्मा पाई का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये तरह का ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे NH दे दिया है। अब हमें बताना है किस में रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए, इसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो इतना दूर तक रेजोनेंस चलेगा। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर, या नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये सिग्मा ये पाई, नाइट्रोजन का लोन पेयर सिग्मा पाई। तो देखिए, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, यहाँ पर भी लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रेट हो रहा है। तो इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 50% पार्ट ट्रैवल किया है, यहाँ पे 50% पार्ट ट्रैवल, तो टोटल 100% पार्ट ट्रैवल किया है। लेकिन यहाँ पे पूरा देखिए, माने अगर ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रेजोनेंस 2x लेंथ को जोड़ के हुआ है। यहाँ पर भी टोटल रेजोनेंस ये लेंथ पूरा 2x लेंथ को जोड़ के हुआ है। तो लेंथ वाइज देखेंगे तो जितना दूर रेजोनेंस इसमें हुआ है उतना दूर रेजोनेंस इसमें भी हुआ है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस एक स्ट्रेट डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस दो डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि रेजोनेंस दो डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस, और यहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस में एक्सटेंडेड रेजोनेंस का एनर्जी ज़्यादा होता है। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जब हमें पता होता है कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस हो तो उसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस का एनर्जी क्रॉस रेजोनेंस की एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ऐसे देखने में लगता है कि एक में एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है और एक में क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। तो जैसे देखिए, इसमें देखने में लग रहा है कि इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस और इसमें क्रॉस रेजोनेंस, तो इसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन गलत है। ये दोनों का एनर्जी बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म्स है। ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म कैसे हैं? इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ के यहाँ पे ले आइए, इस पाई बॉन्ड को जब भी तोड़ के लेके यहाँ पे ले आएंगे तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे लेके आ गए हैं तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। तो देखिए, पाई बॉन्ड बन गया है। और चूंकि यहाँ से बॉन्ड हट गया है, बॉन्ड देखिए, बॉन्ड यहाँ पे था,
यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ पे प्लस चार्ज था, तो प्लस सिग्मा पाई का रेजोनेंस है। प्लस सिग्मा पाई का रेजोनेंस कैसे जाता है, प्लस चार्ज पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये प्लस चार्ज पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो चूंकि ये प्लस चार्ज पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ पे जब ये पाई बॉन्ड बन गया तो देखिए वैलेंसी इस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इस कार्बन के पास पहले भी इलेक्ट्रॉन था और बाद में भी इलेक्ट्रॉन है। देखिए इस कार्बन के पास पहले ये इलेक्ट्रॉन था डबल बॉन्ड का और बाद में भी इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। पहले जो भी था इस ये कार्बन, देखिए ये कार्बन और ये कार्बन सेम कार्बन है, तो ये कार्बन के पास पहले भी इलेक्ट्रॉन था ये वाला, और ये कार्बन के पास बाद में भी इलेक्ट्रॉन है। तो पहले भी इलेक्ट्रॉन था बाद में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का कोई ना ही तो गेन हुआ है ना ही लॉस हुआ है, तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं अपेयर होंगे। लेकिन इस कार्बन के पास पहले इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, लेकिन अब बाद में इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। तो देखिए इस मॉलिक्यूल को रेजोनेंस कराते ही मेरे को ये मॉलिक्यूल डिटो सेम मॉलिक्यूल मिल गया। इसका माने ये है, देखिए जब ही हम लोग रेजोनेंस कराए तो इस मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल में आ गया है, ये मॉलिक्यूल पहले ऐसे था, यहाँ पे रेजोनेंस करा दी और रेजोनेंस करने के कारण से ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। देखिए ये मॉलिक्यूल यहीं से है, इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल में चेंज हो गया, तो ये मॉलिक्यूल अगर ये मॉलिक्यूल में चेंज हो गया है माने दोनों मॉलिक्यूल सेम था, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल ही एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे बेंजीन के रिंग में डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स होता है कि एक कैनोनिकल फॉर्म को हम लोग दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो एक कैनोनिकल फॉर्म को जब दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये कंपाउंड ही चेंज हो गया। कैनोनिकल फॉर्म के चेंज करने के कारण से कंपाउंड कभी चेंज नहीं होता है, कंपाउंड सेम का वही कंपाउंड रह जाएगा। तो इसका माने ये है, अब अगर दी कंपाउंड चेंज नहीं हो रहा है, कंपाउंड ही बराबर है, तो उसका रेजोनेंस एनर्जी भी बराबर होगा, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म का एनर्जी लगभग एक दूसरे के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड क्रॉस कंजुगेशन देखने में लग रहा है, लेकिन एक्सटेंडेड क्रॉस कंजुगेशन के होते हुए भी ये दोनों मॉलिक्यूल्स बराबर सेम मॉलिक्यूल है। सेम मॉलिक्यूल अगर यदि नहीं होता तो हम लोग इसको रेजोनेंस करके इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस करके अगर यदि उसको दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो अगर यदि ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होता तो इसको रेजोनेंस करके इसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन चूंकि इसको रेजोनेंस करा के, कैनोनिकल फॉर्म रेजोनेंस करा के इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया और यही सेम मॉलिक्यूल है, तो चूंकि रेजोनेंस करके दूसरे मॉलिक्यूल में इसको इसके साथ कन्वर्ट किया जा रहा है, माने इंटर कन्वर्सन है रेजोनेंस की मदद से। तो रेजोनेंस की मदद से अगर दी डो स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल है, इसका माने वो डो स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूल का पार्ट है। अब डो स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूल का पार्ट है तो उन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी लगभग बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि इन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी बराबर है। अब एक तो बेसिक क्वेश्चन देखिए, एक बेंजीन का रिंग दिया है, एक बेंजीन के रिंग के ऊपर में OH जोड़ दिया है तो उसको फिनॉल बोलेंगे, और एक बेंजीन का रिंग है लेकिन वहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन का रिंग, बेंजीन का रिंग, बेंजीन का रिंग, तो बेंजीन का रिंग का 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस, एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी के कारण से रेजोनेंस, इसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होगा, इसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, इसमें भी बेंजीनिंग, इसमें भी बेंजीनिंग, इसमें भी बेंजीनिंग। तो बेंजीनिंग सब में कॉमन, बेंजीनिंग सब में कॉमन है। अब बेंजीनिंग जब सब में कॉमन है तो बेंजीनिंग को लेके नहीं सोचना है। अब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस होगा, लोन पेयर यहाँ पे आएगा। इस तरह से ज़्यादा रेजोनेंस नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा रेजोनेंस जरूर होगा। लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेटेड सिस्टम बना है तो रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसा कोई भी लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस है। तो ये मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल बी, ये सी, तो यहाँ पे इंटरनल रेजोनेंस के साथ साथ, बेंजीन का इंटरनल रेजोनेंस के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस भी है। यहाँ पे इंटरनल रेजोनेंस के साथ साथ पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है। देखिए ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई, तो पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस, पाई इधर आएगा, ये पाई इधर आ जाएगा, तो इसके पास माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस के साथ और कोई एक्स्ट्रा रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे रेजोनेंस सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, लेकिन साथ साथ लोन पेयर का भी रेजोनेंस है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, साथ साथ एक पाई बॉन्ड का भी रेजोनेंस है। तो देखिए यहाँ पे 6 पाई प्लस लोन पेयर, 6 पाई प्लस पाई बॉन्ड, माने इन दोनों मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा रेजोनेंस है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में ज़्यादा रेजोनेंस है तो इन दोनों मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे लोन पेयर एक्स्ट्रा में रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा में रेजोनेंस कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे लोन पेयर एक्स्ट्रा में रेजोनेंस कर रहा है, हमें पता होता है माइनस चार्ज का, लोन पेयर का और पाई बॉन्ड का एनर्जी इस तरह का ऑर्डर होता है। मैंने माइनस चार्ज का एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद पाई बॉन्ड। मैंने लोन पेयर पाई बॉन्ड में लोन पेयर का रेजोनेंस का एनर्जी ज़्यादा होगा, मैंने इसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, इस लोन पेयर का रेजोनेंस ज़्यादा होता है पाई बॉन्ड से। तो चूंकि लोन पेयर का रेजोनेंस ज़्यादा होता है तो बी का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद होगा सी, और ए का सबसे कम। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि सब में है, यहाँ पे 6 पाई के साथ साथ एक्स्ट्रा में पाई का भी था, इसलिए सी का ए से बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे, जहाँ पे हमें बस
बेंजीन रिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा रेजोनेंस भी कंसिडर करना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस और पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस में नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस ज़्यादा होता है। अब देखिए ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे सल्फर का मॉलिक्यूल दे दिया है सेम मॉलिक्यूल जैसे, और यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दे दिया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से H। अब हमें रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है, उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा जहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस। तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पर भी लोन पेयर सिग्मा पाई, देखिए सल्फर के पास लोन पेयर है और लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई। तो ये लोन पेयर सिग्मा पाई वाला कहानी सब में सेम है, सब में बराबर है। तब डिफरेंस किस में आ रहा है? डिफरेंस इसमें आ रहा है कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। चूंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो पाई सिग्मा और वैकेंट डी ऑर्बिटल, पाई आके वैकेंट डी ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो पाई सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस। लेकिन इसमें वैकेंट डी के कारण से यहाँ पे एक वैकेंट डी ऑर्बिटल सिग्मा पाई का रेजोनेंस भी है। मैंने यहाँ पे ये पता लगा वैकेंट डी कैसे, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जो भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट, उनके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो चूंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये पाई और ये सिग्मा और सल्फर के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो पाई सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल बड़ा अच्छा रेजोनेंस होगा, क्योंकि रेजोनेंस का क्राइटेरिया में हम लोग जानते हैं पाई सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल का रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल सिग्मा पाई रेजोनेंस भी है, मैंने यहाँ पे दो रेजोनेंस है, तो दो रेजोनेंस है, तो ये मॉलिक्यूल ए, ये बी, सी, तो यहाँ पे दो रेजोनेंस है, तो बी का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। अब ए सी में कंपेयर कीजिए, ए सी में देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो सेम पीरियड में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से काम करेंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी उसका कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा माने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी ज़्यादा। अब अपने पास रखने का टेंडेंसी ज़्यादा माने छोड़ने का टेंडेंसी कम, तो यहाँ पे छोड़ने का टेंडेंसी कम, तो लोन पेयर को कम छोड़ेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो छोड़ने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का टेंडेंसी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, लोन पेयर रिलीज होगा तभी तो रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम रिलीज हो रहा है, लोन पेयर कम रिलीज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर को अपने पास पकड़े रखा हुआ है। तो चूंकि ऑक्सीजन पकड़े रखा हुआ है, कम रिलीज कर रहा है, कम रिलीज कर रहा है तो कम रेजोनेंस, और यहाँ पे कम रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस एनर्जी कम होगा। तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से कर लेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास, एक बात ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा बेंजीन रिंग आता है, माने बेंजीन रिंग को बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिस रिंग में एक मॉलिक्यूल में बेंजीन का रिंग आ जाए उसको बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितना ज़्यादा बेंजीन का रिंग मॉलिक्यूल में, वहाँ पे उतना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल है बी, एक मॉलिक्यूल है सी, एक मॉलिक्यूल है ए, तो ये ए, ये बी, ये सी, देखिए ये है बेंजीन की रिंग, ये है नैप्थलीन, ये एंथ्रासिन। तो चूंकि यहाँ पे तीन बेंजीन रिंग, तीन बेंजीन रिंग, तो इसका बेंजीन मान लीजिए इसका रेजोनेंस एनर्जी 10, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी 20 नहीं बोलेंगे। 20 इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस, देखिए 10 है इसका रेजोनेंस एनर्जी, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी 20 से थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे 16 पकड़ लीजिए। इसका रेजोनेंस एनर्जी 30 से कम होगा, 30 से कम होगा माने इसको 19 पकड़ लीजिए, कुछ इस तरह का। तो इस तरह से रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी में ध्यान रखिएगा, अगर एक रिंग का रेजोनेंस एनर्जी 10 होता है तो दो रिंग का रेजोनेंस एनर्जी 20 नहीं होगा, 20 से कम होगा। तीन रिंग का रेजोनेंस एनर्जी 30 नहीं, 30 से बहुत कम होगा। चार रिंग का रेजोनेंस एनर्जी 40 से बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसका 10, इसका 16, इसका 19। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी, तो बी का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी का, और उसके बाद ए का। देख के कैसे बोल सकते थे, चूंकि यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग, तो एक बेंजीन रिंग में अगर यदि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे 6, 6, 12, 6, 18 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस, तो ज़्यादा रेजोनेंस, तो इसका ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा बेंजीन रिंग जुड़ते जाएगा उसका रेजोनेंस उतना ज़्यादा जुड़ते जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का। लेकिन क्वेश्चन में पूछता ये था रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी में बी का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, माने एक बेंजीन रिंग के हिसाब से रेजोनेंस एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक ही बेंजीन रिंग है और एक बेंजीन रिंग का रेजोनेंस एनर्जी 10, तो रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग हो जाएगा 10/1, क्योंकि एक रिंग का रेजोनेंस एनर्जी 10। तो बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग यहाँ पे हम लोग मान के चले हैं 10, 16, 19, ये कोई एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, हम लोग पकड़ के चले हैं। बस हमें ये ध्यान में रखना है, 2 रिंग हो गया तो डबल से थोड़ा कम होगा। तो पर बेंजीन रिंग जब निकालने के लिए, तो यहाँ पे एक ही तो बेंजीन रिंग है, तो एक को 10 को 1 से डिवाइड दिए, यहाँ पे 19 है, लेकिन यहाँ पे 19 कितना बेंजीन रिंग का रेजोनेंस एनर्जी है, 3 जो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस एनर्जी है। तो 3 बेंजीन रिंग का जब रेजोनेंस एनर्जी है तो 19 को 3 से डिवाइड करना है,
और यहाँ पे 16 है, 16 को 2 से डिवाइड करना है, तो 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 2 से डिवाइड किया? क्योंकि हमें 2 बेंजीन रिंग है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग। तो रेजोनेंस एनर्जी 16 डिवाइडेड बाय बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, तो 16/2। तो 16/2 देखिए 8 है, यहाँ पे 10 आया, और यहाँ पे 19 को आप 18 पकड़ लीजिए, यहाँ पे 18 पकड़ लीजिए, और 18/3 6 आया। तो ध्यान दीजिए, तो रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग सबसे ज़्यादा किसका हो गया? ए का हो गया। देखिए 10। रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग सबसे कम किसका हो गया? बी का हो गया। और बीच में किसका हो गया? सी का हो गया। तो देखिए ये ऑर्डर एकदम रिवर्स हो गया है। अगर यदि टोटल मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए बोला होता तो बी का सबसे ज़्यादा होता। बी का किसी क्यों सबसे ज़्यादा होता? क्योंकि बी में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। क्यों सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है? क्योंकि एक तो बेंजीन रिंग में मान लीजिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, तो यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, तो 3 बेंजीन रिंग में 18 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग में तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस बहुत ज़्यादा। तो चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, तो इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, तो पर बेंजीन रिंग में हमें इस तरह से सोचना है। तो एक का 10 पकड़ लेंगे, तो दूसरे को 20 से कम पकड़ना है, तीसरे को 30 से भी कम पकड़ना है, 30 से बहुत कम पकड़ना है, मैंने 18, 19 इस तरह से। अब यहाँ पे 18 था, क्योंकि 3 बेंजीन रिंग का एनर्जी है, तो एक बेंजीन रिंग का एनर्जी 18/3 माने 6, तो 6 देखिए सबसे कम आ गया है। तो इस तरह से ये ऑर्डर एकदम से रिवर्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग कुछ ध्यान में रख लेंगे। तो इस तरह से हमें बात ध्यान में रहना चाहिए।